स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट ऑफ बीए सेकेंड ईयर। बेटे, कल हमने जो टॉपिक मैंने आपको बताया था मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण, तो आज हम सेम वही टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉजेज़ ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल साम्राज्य की नींव बाबर द्वारा रखी गई थी और उसे मजबूत आधार अकबर ने दिया। अकबर ने जैसे मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ की और प्रशासन व सैन्य व्यवस्था को संगठित करके साम्राज्य को एक स्थायित्व प्रदान किया। इससे अर्थव्यवस्था और राजनीति में ही नहीं बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई। जहांगीर व शाहजहां के काल में भी मुग़ल साम्राज्य के अपने वैभव एवं गरिमा को निखारते हुए मतलब उन्होंने अपनी गरिमा को बनाए रखा। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में यह डगमगाने लगी और फिर जैसे जैसे इसको संभलने में उनको सफलता किसी भी तरह वो अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल पा रहे थे। लेकिन उनकी मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद इस साम्राज्य को अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया, कठिन हो गया, क्योंकि जो उनके आगे जो सारे के सारे उत्तराधिकारी थे वो इस विघटन की प्रक्रिया को रोक नहीं पाए और धीरे धीरे यह मुग़ल साम्राज्य एक पतन तक पहुंच गया। अब यहाँ के लिए इसके लिए कई सारे कारण जैसे जिस पे हम आपको बताएंगे जो भी कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। उसमें सबसे पहला कारण है राज्य का स्वरूप। मुग़ल राज्य एवं शासन प्रणाली में तानाशाही तत्व अधिक प्रभावी थे। अन्य प्राचीन और मध्यकालीन राज्य जैसे हम पहले देखते हैं उनका स्वरूप जनतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी नहीं था। सारी शासन व्यवस्था शासक अथवा सम्राट के चारों तरफ घूमती थी। उनकी सहायता के लिए कुछ मंत्री भी होते थे, लेकिन वे केवल सलाह देते थे। सारी शक्तियों का स्रोत वह स्वयं होता था। इस तरह से जब शासक शासन व्यवस्था में सर्वे सर्व हो तो उसके व्यक्तित्व का महत्व बढ़ जाता है। जब तक मुग़ल शासक योग्य रहे और अपनी सोची समझी गई नीति के तहत कार्य करते रहे, उस समय तक मुग़ल साम्राज्य का आधार बहुत मजबूत रहा और इसकी जड़ें मजबूत रही। लेकिन इसके विपरीत परिस्थिति अलग अलग विभिन्न परिस्थितियों में जैसे जैसे अयोग्य शासक आते रहे वैसे वैसे साम्राज्य के विघटन तत्व शक्ति पकड़ते हुए एक राज्य पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होता गया। अब इसमें जैसे क्योंकि पतन होने के लिए कारण क्या थे कि जो आगे उनके जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो सारे बहुत ज़्यादा अयोग्य थे और पहले वाले शासकों की तरह आने वाली जनरेशन में जितने भी शासक आए हैं वो केवल शासकों के पुत्र कहलाने तक ही सीमित रहे और उनका संघर्ष केवल एक गद्दी को एक जैसे उनको अपना एक शासक बनना है यहाँ तक सीमित था। जनता के हित से और अहित से उनका कोई मतलब नहीं था। शाहजहां ने तो अपने जीते जी अपने पुत्रों के बीच होते हुए विनाश लीला को भी देखा और खुद अपने पुत्र औरंगजेब से हारकर जीवन के अंतिम दिनों में जेल में जिनको बिताने पड़े। अब ये स्टूडेंट्स देखो, इमेजिन करो कि मतलब मुग़ल साम्राज्य में एक तरफ जहां अकबर, शाहजहां और बाबर के समय में इतनी शान शौकत थी जिन्होंने भारत दूसरे विदेशी होते हुए भारत को विजित किया, और कहाँ के जहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि शाहजहां के टाइम पीरियड में जब उनके ज़िंदगी के अंतिम दिन थे उन अंतिम दिन उनको अपने जेल में बिताने पड़े अपने पुत्रों के द्वारा किए गए अत्याचारों की वजह से। तो ये पतन के कारण देखो आप, मतलब इसके बाद औरंगजेब के कमज़ोर उत्तराधिकारी। मुग़ल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब के कमज़ोर उत्तराधिकारियों की अहम भूमिका है। कई बार किसी शासन व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति का शासन आता है तो उसके बाद का शासक स्थिति को संभाल लेता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। इसके बाद के जितने भी शासक आए इन सभी शासकों में समय के अनुरूप निर्णय लेने की कोई क्षमता ही नहीं थी। साथ में राजनीतिक, सैनिक व दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था, जो कि एक मेन मतलब जो लीड रोल होता है जो शासन को संभालते हैं, क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन जितने भी औरंगजेब के बाद 11 शासक आए हैं, बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह द्वितीय तक, इन शासकों में इनमें से कोई क्वालिटी नहीं थी और इनका ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी ऐशो आराम, अपनी मौज मस्ती और मतलब इस तरह के कार्यों में अपने ऊपर अपव्यय करने में ही बीतता था।
और इस तरह से धीरे धीरे इनके जो सलाहकार थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, लालची थे, केवल अपना फ़ायदा देखते थे। और केंद्रीय सत्ता धीरे धीरे बिल्कुल कमज़ोर होती गई और मुग़ल बादशाहों का दरबार में अपमान करना भी एक आम सी बात इन लोगों के लिए थी। फिर भी कुछ इतिहासकार जैसे कुछ बोलते हैं कि उनके दरबारी में कुछ सलाहकार उनको ठीक से सलाह देते थे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारियों की वजह से और लालची लोगों की वजह से कुछ जो अच्छे स्वामी भगत थे उन लोगों की कोई भी पॉलिसी नहीं चल पाई और वो इसको मुग़ल साम्राज्य को पतन के गर्त में जाने से नहीं रोक पाए। इसके बाद दरबारी षड्यंत्र व गुटबाजी मुग़ल शासन व्यवस्था की सभी गतिविधियां शाही दरबार से चलती थी। शाही दरबार की अपनी कुछ मर्यादाएं परंपराएं हुआ करती थी। जब तक शक्तिशाली शासक रहे तब तक उन्होंने इनका बहुत सख्ती से पालन किया, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह केवल एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई और एक औपचारिक महत्व भी समाप्त हो गया। मुग़ल दरबार षड्यंत्रों व गुटबाजी का अखाड़ा बन गया। इन दरबारियों का मतलब चारित्रिक पतन भी बहुत अधिक हो चुका था। इनमें अपने पद को पाने की बहुत ज़्यादा होड़ थी, शक्ति के लिए, पैसे के लिए। ये लोग पैसे का भी अपव्यय कर रहे थे और अपनी शक्ति और अपने सैनिक बल का भी गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए राज्य व शासक के प्रति वो किसी भी मर्यादा का ध्यान नहीं रख सकते थे। दरबारी षड्यंत्रों के माध्यम से भविष्य में सम्राट का फैसला करने लगे और इस प्रतिस्पर्धा का परिणाम षड्यंत्र, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के रूप में सामने आया। उनके आपसी मतभेद और जितने भी जो भेदभाव थे इनके बीच शासक अपनी कोई भूमिका ही नहीं बना सके। इन षड्यंत्र व गुटबाजी के कारण ये विदेशियों को भी आमंत्रित करने से नहीं चूकते थे। इस विपत्ति के समय में शत्रुओं के साथ जाके मिल जाते थे और इस तरह से अब इन अधिकारियों की कार्रवाई अब साम्राज्य विरोधी हो गई, जबकि अकबर, बाबर, शाहजहां के समय में यही दरबारी, यही सलाहकार राज्य की सुरक्षा के आधार स्तंभ होते थे। तो अब बच्चे आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पतन के कारण ये बने। इसके बाद मुग़ल कुलीनों की महत्वाकांक्षा भी इस साम्राज्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। कुलीन वर्ग मतलब जो हायर मतलब जैसे एक हाई क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है और लो क्लास होती है। जो हाई क्लास पीपल्स होते थे उनको कुलीन वर्ग बोला जाता था और ये शासक वर्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे। वैसे ये पहले से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे, परंतु इस समय ये शासक पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल रहे, क्योंकि मैक्सिमम और इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान प्रांतीय सूबेदारों ने पहुंचाया। उन्होंने अपने अपने प्रांतों में शासक की जो शक्ति थी, शासक की शक्ति का स्वयं इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे खुद को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया। मुग़ल शासक, मैंने अभी आपको बोला कि उनमें चारित्रिक और सैनिक शक्ति इतने बिल्कुल वो कमज़ोर थे, ये उनमें क्वालिटीज़ नहीं थी और उनके पास वो इतने ज़्यादा अयोग्य थे कि वो अपनी स्वतंत्रता को भी नहीं संभाल सके और इस प्रक्रिया के चलते हुए मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं लगातार छोटी होती गई और इस प्रकार से स्वतंत्र होने वाले राज्यों में बंगाल, गुजरात, बुंदेलखंड, हैदराबाद, अवध और मालवा ये राज्य मेन थे। समय के साथ साथ मुग़ल शासकों का प्रभाव मात्र दिल्ली तक रह गया तथा अंत में दिल्ली में भी केवल दिल्ली के लाल किले तक उनकी पहचान बन के रह गई थी। इसके बाद आता है बच्चे विदेशी आक्रमण। मुग़ल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य की जो नींव थी वो बुरी तरह से हिल चुकी थी और उसकी जो व्यवस्था थी, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उसमें बहुत सारी कमियां, बहुत सारी त्रुटियां आ चुकी थी और ये जो दूसरे शासक थे, अयोग्य शासक थे, ये अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था भी नहीं कर सके। 1739 ईस्वी में ईरान के नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात
मुगल साम्राज्य की कमजोरी व अयोग्यता के बारे में बिल्कुल ये बात बिल्कुल साफ हो गई और वह आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक भारत को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। उन्होंने भारत से कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, इसके अतिरिक्त शाही परिवार के बहुत सारे सम्मानजनक चीज़ों की भी उन्होंने लूटपाट की। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है कि इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैंने आपको अभी अभी बताया। मुगल शासन व्यवस्था को असहाय अवस्था में अब्दाली के आक्रमण ने जैसे उसको असहाय बना दिया बिल्कुल, और मुगल साम्राज्य पूरी तरह से टूटकर बिल्कुल अव्यवस्थित हो चुका था। और अब्दाली के आक्रमणों का मुकाबला मुगल सेना में नहीं बल्कि मराठों ने किया था, और इन आक्रमणों ने मुगल शासकों को उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया कि इस समय अब मुगल शासक बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। और इसी कारण उन्हीं अंग्रेजों से संधि कर पेंशन भोक्ता के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। यह विदेशी आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को तो बिल्कुल खोखला कर ही दिया था, लेकिन धीरे धीरे दूसरी शक्तियां अपने प्रभाव में आने लगी। इसके बाद औरंगजेब की भूमिका, साम्राज्य की जो स्थापना, विकास और पतन के नेतृत्व की भूमिका सबसे अहम होती है। अगर नेतृत्व योग्य हो, उसमें अच्छी प्रतिभा हो और उसमें क्वालिटीज़ हो एक अच्छे शासक की, तो शासक बहुत ज़्यादा राइज करता है, शासक बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। लेकिन मुगल साम्राज्य व उसके नेतृत्व पर तो ये बात लागू होती है जब तक अकबर, जहांगीर व शाहजहां के शासनकाल में, जब तक शासन बहुत ज़्यादा सुदृढ़ रहा। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के स्टार्ट होते ही ये पतन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत संभाल रहे थे, क्योंकि एक एज ए मुस्लिम पर्सन इनमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटी भी थी। और उस समय जैसे मैक्सिमम लोगों का इनके साम्राज्य में मुस्लिम लोगों का ही बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। लेकिन धीरे धीरे भव्य भवनों के निर्माण करने से जैसे उनके राजकोष खाली हो गए और ये अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा अपव्यय करते थे। औरंगजेब के जीवन का चारित्रिक रूप से वो काफ़ी उच्च कोटि का था, लेकिन उनकी पहचान किस लिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक क्रूर और धर्मांध और बिल्कुल अदूरदर्शी शासक के रूप में थी। वह पहचान उनकी नीतियों एवं कार्यप्रणाली से बनी, क्योंकि एक टाइम पीरियड में जो अकबर के समय में जो क्वालिटीज़ थी, जागीरदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, औरंगजेब ने बिल्कुल टोटली इसका अपोजिट किया, बिल्कुल इसका उल्टा। जहाँ पे उन्होंने हिंदू, सिख सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों को एक सुलह कुल की नीति चलाई थी, सभी धर्मों की अच्छी बातें शामिल की थी, सभी धर्मों को साथ लेके चले थे। और भारतीय लोगों के लिए अकबर का संदेश था कि उनको भारत पर राज्य करना है, उनको भारत के लोगों के दिलों पर राज्य करना है, ना कि वो केवल शक्ति और सत्ता को यहाँ पे संभालने के लिए आए हैं। उनको भारत देश की गरिमा बना के रखनी है। लेकिन औरंगजेब को इन गुण और ये इस क्वालिटीज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। इसके बाद हिंदुओं के प्रति नीति, औरंगजेब ने जजिया कर ही नहीं लगाया, अपितु उसने सोमनाथ, बनारस, मथुरा, मुल्तान और इसके अलग जैसे अनेक स्थानों पर उन्होंने लूटपाट की, मंदिरों को तोड़ा और उन मंदिर उसके धार्मिक कारणों से तोड़े गए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो क्रूर थे बिल्कुल। और जैसे जैसे ये बहुत ज़्यादा नेचर से क्रूर थे और अपने मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम वर्ग को ही ज़्यादा ये रखना चाहते थे। औरंगजेब ने अपनी गलत नीति के कारण जैसे गुरु तेग बहादुर व शाहजहां के बीच में तो काफ़ी अच्छे उनके संबंध बहुत मधुर थे, लेकिन औरंगजेब ने अपनी गलत नीति के कारण उनका वध करवा दिया। और इसके कारण इस शक्ति से मुगलों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। अब अभी जैसे अकबर जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोगों को अपनी शक्ति बनाना चाहते थे, अपनी शक्ति बनाया उन्होंने, और सब लोग एकजुट होके सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से और हर एक तरीके से, जैसे भारत उस समय तरक्की कर रहा था और इसके समय में तो सब कुछ बिल्कुल उसका अपोजिट होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद राजपूतों के प्रति नीति, अब मुगल शासक अकबर ने सहनशीलता की नीति अपनाते हुए राजपूत शासकों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। और उस समय उन्होंने, सबसे मेन पॉइंट है, अकबर ने कभी ये बात नहीं समझी थी कि ये अगर मुस्लिम धर्म के हैं तो ही इनको उच्च पद पे आसीन करना है।
उन्होंने उनकी क्वालिटी, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार उनके उच्च पदों पर आसीन किया था। इस तरह राजपूत मुगल साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सुरक्षा स्तंभ बन गए थे और लगभग 3 पीढ़ियों तक इन्होंने राज्य की सेवा की। औरंगजेब के काल में भी पहले 20 वर्षों में तो थोड़ा सा सही रहा। राजा जयसिंह और जसवंत सिंह, जिसने 7,000 सवार और 7,000 जात पद वाले बड़े मनसबदार थे तथा अन्य राजपूत शासक भी उसकी सेवा में थे, परंतु जयसिंह और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसके परिवार के साथ किया गया व्यवहार राजपूत सरदारों को अच्छा नहीं लगा और धीरे धीरे ये लोग भी मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट हो गए और इसके विद्रोह को औरंगजेब पूर्णतः को विद्रोह को शांत ही नहीं कर सके। इससे उनके शाही सम्मान को भी ठेस लगी और इस साम्राज्य के पतन का ये बिल्कुल आधार भी बन चुकी थी। इसके बाद है दक्षिण नीति। मुगल शासक साम्राज्यवादी थे। साम्राज्यवादी से मतलब वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, आगे से आगे अपने राज्यों में और दूसरे राज्यों को मिला रहे थे। इस आधार पर उन्होंने विभिन्न दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण के बारे में अगर बोला जाए, प्रारंभिक सफलता अकबर को मिली, फिर शाहजहां को। शाहजहां इस बात से परिचित थे कि दक्षिण में रियासतों का जो बिल्कुल उनके ऊपर जो एक नियंत्रण रखा जाना संभव नहीं था, इसीलिए उसने इन्हें करद राज्य बना दिया था। औरंगजेब ने इस नीति में बदलाव लाते हुए उन क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने की योजना बनाई, जो कि बिल्कुल गलत और घातक साबित हुई, क्योंकि दूर के शासक थे, वहाँ पे संभालना, मैनेज करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। पहले यह कि इस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके तथा जीवन के अंतिम 25 वर्ष बिताकर भी वो इस क्षेत्र पर कब्जा ही नहीं कर सका। इतनी दूर तक करना बेटा पॉसिबल ही नहीं था। इसी समय दक्षिण में जैसे एक शक्ति बल पकड़ रही थी, जैसे जिसके नेतृत्व मैंने आपको पहले बताया था शिवाजी तथा उसके बाद क्रमशः संभाजी, राजाराम व ताराबाई ने किया। औरंगजेब ने मराठों की गोरिल्ला शैली को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। ये बहुत बहादुर और शक्तिशाली कौम थी। इस अभाव से उसे उस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तृत करने में सफलता नहीं मिली। औरंगजेब के पास कुछ ऐसे अवसर आए जिससे उनको प्रयोग करके वह इस वर्ग से मित्रता स्थापित कर सकता था, लेकिन उसने उस प्रॉब्लम को, उस स्थिति को नहीं समझा, क्योंकि बिल्कुल अदूरदर्शी थे। दक्षिण में लगातार लंबे समय तक रहने के बाद उत्तर में भी प्रशासन व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। संपूर्ण क्षेत्र में विद्रोह होने लगे और उसके कमज़ोर उत्तराधिकारी इन पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। इसके बाद मनसबदारी प्रथा व सैनिक शक्तियों का कमज़ोर होना। मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा का बहुत बड़ा योगदान है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी लास्ट सेमेस्टर में भी, पिछले सेमेस्टर में भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि निस्संदेह यह सैनिक व असैनिक दोनों क्षेत्रों में थी, परंतु राज्य की सुरक्षा व दृष्टिकोण से इसका सैनिक पक्ष अधिक महत्व रखता था। ये मतलब प्रारंभ में इस प्रणाली में मुगल साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने का उचित अवसर दिया। धीरे धीरे यह साम्राज्य की बहुत बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि मनसबदारों के पास अपनी सेना होती थी। अब वो सेना की देखरेख करते थे और ये इसी सेना की, जब भी राजा को कभी आवश्यकता पड़ती थी युद्ध के समय, तो तुरंत उनको इतनी बड़ी बड़ी टुकड़ियां सेना की तैयार मिलती थी और उनको अपनी सेना में अपनी युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करके वे अपने साम्राज्य को बहुत एक अच्छी उसमें बचा सकते थे अपने साम्राज्य को, और अपने साम्राज्य के लिए अच्छा कार्य कर सकते थे। लेकिन औरंगजेब और इसके बाद के आने वाले जो शासक थे वो धीरे धीरे उन्होंने, जैसे मैंने बोला कि वो लालच और सत्ता का लालच और पैसे के लालच में वो कुछ भी कर सकते थे, वो धीरे धीरे इतने भ्रष्ट हो गए कि उन्होंने निश्चित संख्या से कम संख्या में सैनिक और घोड़े रखने लगे और वेतन वो पूरा ले रहे थे। उसके इससे अलग उनकी सैनिक संख्या घटती गई और अब सेना में अच्छे घोड़े, अच्छे सैनिकों की बजाय वो कमज़ोर सैनिकों को, अयोग्य सैनिकों को, जो सैनिक की मतलब जो सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करते, उनको भर्ती करने लगे। शो करने के लिए वो मतलब वो उनको दिखाते थे कि हमने इतने सारे घुड़सवार रखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इतने घुड़सवार नहीं रखते थे और उनकी स्वामी भक्ति केवल मनसबदार के साथ होती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मनसबदार एक प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते थे, अब यहाँ पे ये सारी सेना मनसबदार के लिए जिम्मेदार है और मनसबदार शक्तिशाली हो गए
और सारी सेना वास्तव में किसके पास चली गई? शासक से ट्रांसफ़र होके मनसबदार के पास पूरी शक्ति चली गई। शासक कमज़ोर हो गए। ऐसे में शासक का इन पर नियंत्रण समाप्त हो गया और यह मनसबदारी प्रणाली घातक साबित हुई। इसके बाद है बच्चे, जैसे इसी में हम जैसे सैन्य शक्ति का कमज़ोर हो जाने का भी एक बहुत बड़ा ये कारण भी था कि इस काल में कोई नई तकनीक और नए सैन्य संगठन संबंध में कोई नई खोज नहीं हुई थी। और जैसे बाबर के समय में फर्स्ट टाइम बाबर ने भारत में तोपखाने का प्रयोग किया था और अपने आप में कितनी बड़ी बात थी कि भारतीय लोग तोप के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आगे औरंगजेब ने और इसके उत्तराधिकारियों ने कोई नई खोज करना तो बहुत दूर की बात है, जितना साम्राज्य उन्होंने संगठित और स्थापित किया था वो उसको भी संभाल के नहीं रख पाए। इसके बाद जैसे है नौसेना का अभाव। अब इस 17वीं व 18वीं शताब्दी के दौरान विश्व में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे थे। इस परिवर्तन का कारण नौसेना था। 15वीं शताब्दी के बाद यूरोप में परंपरागत सेना के स्थान पर नौसेना का महत्व काफ़ी अधिक हो गया और मुगल शासक सेना संबंधी परिवर्तन के लगभग अब बिल्कुल अनजान इसको हम कह सकते हैं। इन शासकों के पास नौसेना बिल्कुल नाम मात्र की ना के बराबर सेना थी। बिल्कुल मुगलों का बाहरी व्यापार और तटीय क्षेत्रों की रक्षा की कार्रवाई इस हद तक यूरोपियों के हाथों में आ गई सारी, क्योंकि यूरोपियों के पास तो सारी शक्तियां थी। मुगलों के पास अब इस तरह की कोई शक्ति ही नहीं थी और यूरोपियों की सामुद्रिक शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत थी और उन्होंने धीरे धीरे पूरे समुद्री शक्ति को नियंत्रित कर लिया। और इस तरह नौसेना का अभाव भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण माना जाता है। इसके बाद आर्थिक संतुलन का बिगड़ना। अब मुगल साम्राज्य के पतन में आर्थिक संतुलन का बिगड़ना एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण कारण था। जैसे इस असंतुलन के कारण कोष में धन की कमी हो गई और संतुलन बिगड़ने लगा। अब देखो, जो अकबर के समय में जो पैसा जनता की भलाई के लिए लगाया जाता था, जो कर जनता से हटाए गए और जनता को सभी धर्मों को मानने की, अपने 30 त्योहार अपनाने की जो उनको पूरी छूट दी गई थी, यहाँ पे तो बिल्कुल टोटली उल्टा हो गया। अब इनके सरकारी कोष में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं था, क्योंकि औरंगजेब और उसके बाद वाले जितने भी शासक थे वो सारे पैसे का मिसयूज़ करते थे। उससे मतलब भोग विलास और शराब, मदिरा और दूसरे गलत चीज़ों में जो उसके अगले उत्तराधिकारी थे अपने ऊपर वो अपव्यय करते थे। और या फिर जैसे बिल्डिंग्स बनाने में या किसी और दूसरे कार्यों में उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल वहाँ पे किया, जैसे बिल्कुल अपोजिट, जैसे अकबर ने जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए जितने कार्य करे और इस टाइम पीरियड में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, इसी सारे पैसे का बिल्कुल गलत जगह पर इस्तेमाल हो रहा था। तो मतलब जनता वैसे ही शासक के अगेंस्ट थी और पैसे का अपव्यय हो रहा था। और जैसे इन्होंने ये सोचा कि अगर वो जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे तो उनके सरकारी खजाने में पैसा आएगा, इससे जनता भी शासक के बिल्कुल अगेंस्ट हो गई। इसके बाद जागीरदारी प्रथा व उसका संकट। जागीरदारी तथा मुगल शासन प्रणाली अपनी विशिष्ट पहचान रखते थे। भले ही मतलब अकबर व उसके बाद के काल में वे आधारभूत ढंग से वो काम तो करते रहे, लेकिन एक धीरे धीरे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मुगल साम्राज्य में जागीरदारी प्रथा एक संकट बन गई थी इनके लिए। साम्राज्य की आय के साधन सीमित थे और इसमें संकट इसीलिए ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इसके चलते शाही खजाना प्रशासनिक खर्च चलाने के से युद्धों पर होने वाले खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं था और शासक वर्ग की महत्वाकांक्षा के अनुरूप उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए भी उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। कई बार जागीरों का फरमान जारी हो जाता था, लेकिन मृत्यु तक जागीर मिल ही नहीं पाती थी। इससे जागीरदारों की सामरिक शक्ति कम हो गई और अकबर के शासनकाल में 10 के मनसबदार मतलब घुड़सवार के पास 20 से 22 के बीच में घोड़े होते थे, जबकि औरंगजेब के काल में इसी मनसबदार के पास 10 घुड़सवार वाले मनसबदार के पास केवल 5 घोड़े होते थे और उत्तर मुगल काल में 20 मनसबदार के घोड़े के पास मात्र केवल एक घोड़े मतलब उनके पास रह जाता था। तो कागज़ों की मतलब जागीरदारों में कागज़ों में दिखा देते थे वो जागीरदारों की जागीर उन्होंने बढ़ा दी है, लेकिन उनको इतनी जागीर नहीं मिलती थी और इस तरह से जागीरदारी संकट इस साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी घातक सिद्ध हुई।
फिर जैसे कृषि संकट और किसान विद्रोह। अब देखो बेटा, ये प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार किसानों का जो शोषण और उन पर अत्याचार मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है कि अपनी बढ़ती हुई आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने जो मतलब कलेक्शन होती थी, जमादाई में वृद्धि की, जिससे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ता गया। अब उन्होंने सोचा कि अगर हम जैसे टैक्स बढ़ा देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन उनकी ये इंटेंशन नहीं थी कि वो उस पैसे को जनता की भलाई में लगाएंगे। उन्होंने इस सोच से नहीं किया था अकबर की तरह से। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की नीति से किसानों पर बहुत अत्याचार हुए और यह नीति मुगल शासकों ने जागीरदारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनाई थी। लेकिन इसी नीति ने किसानों और ज़मीन में जागीरदारों की रुचि को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जागीरदार को पता था कि कुछ समय के बाद मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा, इसलिए उनका केवल उद्देश्य था कि जितनी जागीर उनके पास है, जितना ज़्यादा हो सके वो यहाँ से पैसा अपना इकट्ठा कर लें। और जब जागीरदार ही मजबूर थे और इनके जो एजेंट थे जागीरदारों के, वो बेचारे किसानों पर बहुत ज़्यादा कर वसूलने के लिए बहुत जुल्म करते थे और उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। छोटे और बड़े किसान भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और यह जमींदारी सरकार विरोधी थे और किसान उनकी फौज टुकड़ियों से सिपाहियों के रूप में संगठित होने लगे। तो देखो बेटा, जो एक समय में शासक के आधार स्तंभ का काम कर रहे थे, वो ही लोग अब शासक के बिल्कुल अगेंस्ट हो रहे थे। इसके बाद बच्चे, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। जैसे वैसे तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन की शुरुआत 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हो गई थी, लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी में इनकी गतिविधियां व कार्यक्षेत्र मात्र व्यापार तक रहा। जब तक मुगल शासक शक्तिशाली रहे, उन्होंने भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे यूरोप में उस समय आधुनिक काल का मैंने बताया भी प्रारंभिक अवस्था थी। 18वीं शताब्दी में यूरोप में सैनिक, आर्थिक, औद्योगिक दृष्टि से बहुत अधिक चेंजेस आ चुके थे, बदल चुके थे। उससे बाहर निकलना उनके लिए मजबूरी बन गई और मुगल वंश के शासक भी एक के बाद एक बिल्कुल इतने कमज़ोर और अयोग्य थे। इनमें से ना तो कोई शक्ति थी, ना ही इन शक्तियों को अपने राज्य में वो शामिल ही करना चाह रहे थे। वे यूरोपीय शक्तियों का मुकाबला करने में सक्षम ही नहीं थे, बल्कि वे स्थानीय भारतीय गवर्नर, अमीर वर्गों को समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते रहे और इस तरह धीरे धीरे अलग अलग यूरोपीय शक्तियों के वो हाथों में मतलब वो मजबूर हो गए कि उनके अकॉर्डिंग वो शासन व्यवस्था अपनी चलाएं, जो हम आपको आगे हमें पढ़ाऊंगी इसके बारे में बेटा। अतः भारतीयों की जो फूट के जो लाभ हुए वो अंग्रेज़ों को, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों और डचों को मिला। वे धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते गए। सर्वप्रथम जैसे कर्नाटक के युद्धों के माध्यम से अंग्रेज फ्रांसीसियों पर भारी हो गए। बाद में प्लासी की लड़ाई के बाद उन्होंने भारतीय राज्यों का निशाना बनाया। भारतीय शासक अपनी परंपरागत सैनिक क्षमता से इनका मुकाबला नहीं कर सके। अभी मैंने बताया बेटे, यूरोपीय शक्तियाँ थी जो वो कितनी तरह की शक्तियों को जानते थे, टेक्नोलॉजी को जानते थे, साइंस को जानते थे, प्रौद्योगिक शक्ति जैसे औद्योगिक स्तर पर वे बहुत ज़्यादा दृष्टि से बहुत मजबूत थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टोटली उसका अपोजिट था। और मतलब इसके बाद फिर जैसे बौद्धिक निष्क्रियता भी का एक मेन कारण था कि भारत यूरोपीय सैन्य शक्ति द्वारा विजय करने से पहले ही बौद्धिक तौर पर बिल्कुल ही पिछड़ चुका था और यही उनकी मतलब सांस्कृतिक असफलता थी। क्योंकि और यह बात मुगल साम्राज्य पर नहीं बल्कि मुस्लिम समाज पर भी लागू होती है, जहाँ पर मतलब वो एक जो यूरोपियन लोग हैं बेटे, वो सारा समय केवल डेवलपमेंट की बात सोच रहे हैं, वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। वो भारत में आकर दूसरे देश में आकर यहाँ पर मतलब जो व्यापारिक मंडियाँ से स्टार्ट करके उन्होंने शुरू किया था और ऐसी नीतियाँ, ऐसी पॉलिसी बनाते जा रहे थे और उसका उलट यहाँ पे भारतीय लोगों में इस तरह की कोई भी कार्य क्षमता ही नहीं थी और बौद्धिक रूप से भी उनके विचार भी इतने ऐसे नहीं थे, माइंड में ओपननेस नहीं थी इस तरह की बिल्कुल भी। और वो मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि एक बस कट्टर धर्म, अपने धर्म के लिए धर्मान थे बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण था। और बेटा इसके बाद फिर जैसे मैं आपको बताऊंगी कि अंत में निष्कर्ष तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उस समय मुगल साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, शासनात्मक व सैनिक दृष्टि से बहुत सारी विषम परिस्थितियां पैदा हो गई थी और इन विषम परिस्थितियों की जड़ें मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय में ही देखी जा सकती थी।
समय के साथ साथ शक्तिशाली शासकों ने इनको मतलब शक्ति में आने दिया, और जबकि बाद में शासकों ने इतनी शक्ति अथवा सामर्थ्य नहीं रही, क्योंकि जैसे मैंने औरंगजेब के बाद के तो मैंने जो बताया कि जो 11 जो शासक आए थे वो बहुत ज़्यादा अयोग्य थे, और वे लगभग आने वाले 50 वर्षों तक बिना किसी सुधार, बिना कोई जनहित के कार्य करे, बिना कोई औद्योगिक शक्ति जमाए, बिना कोई साइंटिफिक रीज़न को लागू करे, वे कमज़ोर शासकों द्वारा इस साम्राज्य को नेतृत्व किया गया, और वे शासक योग्यता की बजाय अयोग्यता में पहले शासकों से बहुत ज़्यादा आगे थे, और अयोग्यता की वजह से परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा नाजुक हो गई कि उनका शासक पहले एक गद्दी तक, उसके बाद दिल्ली के लाल किले के रूप में, और इनकी पहचान केवल मुगल प्रशासन की पहचान संपूर्ण भारत से लेकर अब केवल लाल किले तक इनकी पहचान रह गई। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थतंत्र की असफलता, तो इस अर्थतंत्र की असफलता ने इस साम्राज्य को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और अर्थतंत्र से आप, मेरा अभिप्राय है बेटा कि जैसे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है, कि जहाँ पे अकबर ने जो एक नीति अपनाई थी, अकबर ने जैसे लोगों के इतने सारे कर भी माफ़ कर दिए थे जनता के हित को सोच के, जनता के भले को सोच के, लेकिन अब इन आने वाले अयोग्य और कमज़ोर शासकों ने इन किसी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे औरंगजेब की धार्मिक नीति ने भी मतलब हिंदू सिख और शिया और दूसरे जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, मराठे हैं, और जो दूसरे धर्मों के जितने भी लोग थे उन धर्मों के साथ बहुत ज़्यादा कटुता का मतलब कटुता का जन्म हुआ इन सब बातों से। और इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे बहुत से कारणों से सामूहिक प्रभावों में मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय राज्यों का फिर उदय हुआ। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि बेटा जो पतन होने के कारण आप ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर लगा के चलेंगे कि जो बाबर के समय में एक नींव रखी गई थी और अकबर के समय में बहुत ज़्यादा तरक्की और उन्नति हुई थी, जो मतलब उस समय में भारत में हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत ने तरक्की की थी, और आम जनता बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी क्योंकि वो सभी धर्मों को साथ लेके चले थे। और औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों ने केवल मुस्लिम धर्म को ऊपर रखा, और उनमें कोई मतलब ना कोई किसी भी तरह की कोई तरक्की हुई, किसी भी क्षेत्र में कोई तरक्की हुई, ना किसी लोगों के लिए कार्य करा, ना प्रजा हित का कोई कार्य करा, ना सरकारी खजाने में कोई पैसा आया, अर्थव्यवस्था में भी बिल्कुल कमज़ोर हो गए। तो ये सारे कारण इकट्ठे होकर बेटे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बने। और इसके बाद जैसे मैंने आगे आपको बताया, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कई सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जो कि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।